आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल एंड जूनोटिक डिजीजेस। और उन डिजीज जो कॉमन डिजीज हैं जिन पे एमसीक्यूज आए हैं या आ सकते हैं। डिजीज, उनका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन डिजीज जिनका हम देखेंगे कि उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उनका जो है इंक्यूबेशन पीरियड, वो देखेंगे। तो पहले में हम देखेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। अब पहले पास पेपर पढ़ने का मकसद जो हमारा होता है, ये होता है हमारे सिलेबस में जिस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि हम जो कैंडिडेट है उसको इजीली एक प्लेटफॉर्म दें, एक आइडिया दें कि वो समझ सके कि एसपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन देती है, कौन से टॉपिक हैं जो ज्यादा आए हैं। हमने कोशिश की अपने पास पेपर, हमारे पास एक और पास पेपर है 2023 वाला, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन थे, कौन कौन थे और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने उसी में ही पढ़ी। उसमें पढ़ने का मकसद ये होता है कि बहुत सारी चीजें ओवरलैप कर जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो वो आपको याद नहीं होंगी। मगर एक ये पैटर्न होता है जिससे हम एमसीक्यूज को देखकर उससे रिलेटेड चीजें जब याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाती हैं। तो इसलिए हमने पास पेपर को देखा, और हम एक पास पेपर और है 2023 वाला, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन आज हमारे लेक्चर में होंगे कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, जूनोटिक डिजीजेस। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस कॉमनली हमें पता है सिंपल वर्ड्स में कि वो बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन को इन्फेक्टेड करें, इन्फेक्शन काज करें, ऐसे डिजीज को बैक्टीरियल डिजीज। देखिए, सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते। हम क्या कहते हैं, पहले हम टर्म यूज करते हैं कि माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन से? ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो हम अपनी नेक्ड आई, आम आंख से नहीं देख सके, मगर मगर हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, माइक्रोस्कोप पे देखें। एक तो ये हो गया। तो उसमें फिर क्या होते हैं, एक होते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो छोटी सी जीवत, माइक्रोब्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, मगर वो डिजीज काज नहीं करते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करें उसे कहते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आ जाएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे आ जाएंगे वायरस, फंजाई, प्रोटोजुआन, बैक्टीरियास, मोस्ट कॉमन। ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर लिविंग इन आवर बॉडी एज अ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा किसे कहेंगे? जो डिजीज काज ना करे, वो बेनिफिशियल हो हमारे लिए। जैसे हमारे इंटेस्टाइनल गट्स में हम डिस्कस करके आए कि वो विटामिन प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। इधर हमारे माउथ में नॉर्मल फ्लोराज होते हैं। तो नॉर्मल फ्लोराज जो होते हैं वो हमारे डिजीज काजिंग नहीं होते, वो हार्मफुल नहीं होते, वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। देन उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो डिजीज काज करते हैं। पैथोजेनिसिटी हम पढ़ के आए, वायरुलेंस हम पढ़ के आए। तो पैथोजेने होते हैं, वो डिजीज काज करते हैं और उनको हम हार्मफुल बैक्टीरियाज कह सकते हैं। फिर उनमें से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेबल डिजीजेस काज करते हैं, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसमिट होने में वो इजीली होते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर होते जाएं, एक बंदे को फिर दूसरे में। दूसरे होते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस जो काज करते हैं। उनमें कौन से मूड ऑफ ट्रांसमिशन उनका मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू। कुछ ऐसे होते हैं ड्रॉपलेट एयर के थ्रू, ड्रॉप्स के थ्रू। कुछ ऐसे होते हैं जो वेक्टर के थ्रू, मतलब उनका कोई ना कोई वेहिकल का काम करेगा।
जो उसको लेकर पहुंचेगा वहां पे डेस्टिनी तक। तो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फिर कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो माइनर इलनेस काज करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फेटल होंगे, बहुत जो है हार्मफुल होंगे। उसमें से हम कुछ बैक्टीरियाज की स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास है डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया तो हम डिजीज पढ़ के आए थे, और उसका काजेटिव एजेंट भी हम पढ़ के आए कि कॉरोनी बैक्टीरियम डिप्थेरी या डिप्थेरिया, ये इसका क्या है, काजेटिव एजेंट। मगर हमने वहां पे एक चीज नहीं पढ़ी थी, वो था उसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जो डिजीज काज करता है डिप्थेरिया। अच्छा, डिप्थेरिया में मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मीजल के क्वेश्चन में आया कि क्वेश्चन आया था कि कोप्लिक स्पॉट्स। कोप्लिक स्पॉट्स क्या थे? वो ऐसे स्पॉट माउथ में वाइट पैचेस थे, और वो पैचेस क्यों हो रहे थे? क्यों? मीजल की वजह से। तो ऐसे ही माउथ के अंदर एक फॉल्स वेब होती है, ग्रे टाइप की, एक फॉल्स येलो ग्रे फॉल्स वेब होती है। ऐसे लगेगा कि चीक की साइड से माउथ में एक वेब, एक पर्दा बन गया है। तो ये निशानी होती है किसकी? डिप्थेरिया की। दूसरी बात, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 days। अगर हम ट्रीटमेंट में देखें तो सच इज नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं होती, मगर इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। मगर क्योंकि ये वैक्सीन प्रिवेंटेड डिजीज है, डिप्थेरिया के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन होती है। और वैक्सीन जो है, जब वैक्सीन हम तब लगाते हैं जब डिजीज प्रोड्यूस ना हुई हो, डिजीज से पहले। अगर किसी बंदे को डिजीज हो जाए, डिप्थेरिया हो जाए, तो उसके बाद क्या करे? क्या वो वैक्सीन लगवाए? वैक्सीन नहीं लगाएंगे, मगर उसे सॉरी, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, मगर वो जो पेशेंट होता है जिसको डिप्थेरिया हो जाए या जैसे टेटनस हो जाए, तो उसे सीरम लगाते हैं। एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थेरिया सीरम। एंटी डिप्थेरिया सीरम जो होगा, जिस बंदे को डिप्थेरिया हो गया उसे एंटी डिप्थेरिया सीरम लगाएंगे। वो 10,000 यूनिट से 80,000 यूनिट तक। डोज क्या होगा? 10,000 यूनिट से 80,000 यूनिट तक। क्या लगाएंगे? एंटी डिप्थेरिया सीरम। इसी तरीके से हुपिंग कफ, कफ का सेकंड नेम है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पैथोजन का नाम है बोर्डटेला पर्ट्यूसिस। बोर्डटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया है, और ये कफ कास करता है। वो कफ, ये इसकी मेन जो है सिम्टम ये होता है कि जब हुपिंग कफ होती है या पर्ट्यूसिस, तो उस कफ में जब वंस पेशेंट कफ आउट करेगा तो परसिस्टेंटली कफिंग जारी रहेगी। मतलब एक बार उसे खांसी आई, वो खांसी बहुत देर तक पेशेंट खांसता रहेगा, और उसके बाद उसके जो लिप्स होंगे वो साइनोस होंगे। जब कफ खत्म होगी तो वो फिर ठीक हो जाएंगे। तो इस कफ को कहेंगे पर्ट्यूसिस या बोर्डटेला। ये बैक्टीरियल, ये 14 डेज तक जो है से 21 दिन तक, 14 to 21 डेज तक ये कफ जो है स्पॉन्टेनियसली फिर खुद ब खुद भी ठीक हो जाएगी। इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्लेरिथ्रोमाइसिन। जो ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर किसी पेशेंट को पर्ट्यूसिस होता है, वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसे ड्रग ऑफ चॉइस उसकी क्या होगी? क्लेरिथ्रोमाइसिन, जिसमें क्लेरिसेट, क्लेरिटेक और बहुत सारे। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द पर्ट्यूसिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज। 7 to 14 डेज। ट्रीटमेंट सेम, अगर हो गया पर्ट्यूसिस, तो उसके बाद सीरम जो लगेगा, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन सीरम, पर्ट्यूसिस और हुपिंग कफ।
500 to 3000 यूनिट आईवी, 500 to 3000 यूनिट्स लगेंगे। उसके बाद है लिप्रोसी। अब लिप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस, लिप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस, दोनों डिजीज जो होते हैं उनका जो पैथोजन है बैक्टीरिया, उसकी फैमिली एक ही होती है, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, ट्यूबरक्यूलोसिस काज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम लिप्री, लिप्रोसी, जैसे कोढ़ का मर्ज, कोढ़। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो पैथोजन है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लिप्री, स्किन पे बाय जो है पैचेस होंगे, रेड नहीं होंगे, उभरे हुए नहीं होंगे, पस उसमें नहीं होगी पैचेस में। पैचेस किस तरीके के होंगे, जैसे रिंगवर्म के पैचेस होते हैं, मगर रिंगवर्म के पैचेस में स्वेलिंग होती है, उसमें जो है इचिंग होती है, इनमें इचिंग नहीं होती, इसमें स्वेलिंग नहीं होती। माइकोबैक्टीरियम लिप्री, वो जो व्हाइट पैचेस होंगे, रिंगवर्म लाइक जो है पैचेस जो होंगे, उस पैचेस में सेंसेशन नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस ये है कि जो पैचेस होंगे, आप उन पैचेस में अगर इंजेक्शन नीडल थोड़ा सा प्रिक करके देखेंगे, तो उसको पेशेंट को पेन नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगी, नंबनेस होगा। एक्चुअली ये बैक्टीरिया वहां पे जाकर हमारे सबकुटेनस में और स्किन में, वहां पे जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना शुरू करेगा। नर्व डैमेज होगी, धीरे धीरे से ये नर्व से अंदर उसको घुसता और डैमेज करता जाएगा। इस तरीके से अगर लॉन्ग टर्म तक लिप्रोसी रहे, तो पेशेंट के जो हैं लिम्स जो हैं वो भी पैरालाइज हो सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम लिप्री, लिप्रोसी, उस डिजीज को कहते हैं लिप्रोसी। इंक्यूबेशन इसका पीरियड होता है 2 to 5 years। देन टाइफाइड फीवर, टाइफाइड पे भी क्वेश्चन आ चुका है। टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट सल्मोनेला टाइफाई, बेसिलाई बैक्टीरिया, राट शेप बैक्टीरिया है ये। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो पहले इसकी होती थी वो विडाल होती थी। मैं बता के आया था लेक्चर में कि विडाल जो है अब उस पर पाबंदी है कि आप वो ना करें, उससे रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। तो क्या होता है अब, ब्लड कल्चर। दूसरा नाम क्या है टाइफाइड फीवर का, आप मुझे चैट में बताना। सेकंड नेम यूज्ड फॉर टाइफाइड फीवर। तो इसकी टेस्ट जो है ब्लड कल्चर होगी, और विडाल जो है अब नहीं होती, इसकी कोई रिलायबिलिटी अब नहीं है। एंटी टाइफाइड वैक्सीन, क्योंकि टाइफाइड का वैक्सीनेशन होती है, तो एंटी टाइफाइड वैक्सीन जो है इसके खिलाफ की जा सकती है। क्लोरामफेनाकोल, ये ट्रीटमेंट यूज करते थे टाइफाइड के लिए। सिप्रोफ्लैक्सिन, एमॉक्सिसिलिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसका हम क्वेश्चन देख के आए थे क्लोरोफेनिकोल पे, के क्लोरोमाइसिन जिस पे आती थी, तो क्लोरोमाइसिन का क्या रोल था, क्वेश्चन था। तो वो क्या करती थी कि ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करती थी, प्लेटिलेट को डिस्ट्रॉय करती थी, तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो डिक्रीज होते थे। इस पे आई थिंक 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद कॉलरा, कॉलरा का कॉजेटिव एजेंट वाइब्रो कॉलरा, कॉलरा का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, वाइब्रो कॉलरा। अच्छा, डायरिया में एंटेरिक फीवर, वेरी गुड, शाकरा ने जवाब दिया कि टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, गुड। देन हम देखें कि कॉलरा और डायरिया में क्या फर्क होता है। डायरिया में जस्ट मोशन होते हैं, आप मोशन किसे कहेंगे, डायरिया किसे कहेंगे, जब पेशेंट दिन में
मोर देन 3 टाइम वाटरी स्टूल पास करे तो आप उसे डायरिया कहेंगे। मोर देन 3 टाइम वाटरी स्टूल पास करे तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? डायरिया कहेंगे। कॉलरा में क्या होता है? कॉलरा में वोमिटिंग भी होती है और मोशन भी होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका वाइब्रो कॉलरा का फ्यू ओवर्स टू 5 ईयर, कुछ घंटे भी हो सकता है और वो 5 ईयर तक चल सकता है। उसके अलावा प्लेग, प्लेग डिजीज जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें पेशेंट को फीवर होता है, ज्वाइंट पेन होता है और माउथ से ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, ब्लीडिंग पर माउथ। ये किससे होता है? बैक्टीरियल जो है बैक्टीरिया यर्सिना पेस्टिस, यर्सिना या यर्सिन पेस्टिस जो है बैक्टीरियाज हैं। और ये प्लेग जो है माइस और माइस जो है उसमें चूहों से फैलती है डिजीज। ये यर्सिना बैक्टीरिया, ये इसका वेक्टर जो है वो चूहे होते हैं, माइस होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 7 डेज तक। एक टाइम में आई थिंक 80s में यर्सिना पेस्टिस प्लेग जो है यूरोप में बहुत फैली थी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैज बीन डाइड। देन इस पे रिसर्च हुई कि ये क्यों हो रहे हैं। फिर देखा गया कि इसमें बैक्टीरिया है जिसका नाम है यर्सिना पेस्टिस, मगर फिर उसका वेक्टर। अच्छा, इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पहले देखकर आए थे, पेडिक्यूलोसिस। पेडिक्यूलोसिस कौन सी डिजीज थी और उसका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन था? ये क्वेश्चन आ चुका था 2015 में। हम रिसेंटली 3-4 दिन पहले डिस्कस करके आए। उसके अलावा भी कुछ पॉजिटिव एजेंट और पैथोजन है। बैक्टीरियल पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई हम डिस्कस करके आए। डिप्थेरिया का कार्नी बैक्टीरियम डिप्थेरा, कॉलरा का वाइब्रो कॉलरा, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लिप्री, पर्ट्यूसिस का बोर्डटेला पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस का सेकंड नेम हम देख के आए कि वुपिंग कफ। टेटनस, टेटनस में क्लास्ट्रेडियम टेटनी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ऑलमोस्ट जो है जहाँ पे ज्यादा हीट होती है, तपिश होती है, जैसे रोड होते हैं और वो गर्म रोड पे और ऐसे सख्त एरियाज पे बैक्टीरिया ये सरवाइव कर जाता है। वहां पे सरवाइव करता है जहाँ पे मट्टी हो, धूल हो, वहां पे ये बैक्टीरिया सस्टेन करता है, वहां पे इसके प्रेजेंस ज्यादा होती है। इसकी कैप्सिड जो होती है बहुत खतरनाक होती है, बहुत जो है स्ट्रांग होती है। तो ये वहां पे कैप्सिड में अंदर छुपा हुआ होता है। जैस और इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ओपन वूंड, जैसे स्किन रप्चर होगी ओपन वूंड होंगे ये घुस जाता है उसमें। देन जैसे हमारे रोड एक्सीडेंट और कोई इंजरीज वगैरह हो जाती है तो टेटनस की वैक्सीन जो है वो लगती है, इंजेक्शन, एटीएस, एंटी टेटनस वैक्सीन। तो एटीएस क्लास्ट्रेडियम अगर हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो इसे दूसरा नाम इसका क्या कहते हैं टेटनस को? जा लॉक। जो जा है, जो जबड़े हैं वो लॉक हो जाते हैं। बॉडी में ट्रेमर्स, फिट्स, झटके होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी स्टफ हो जाती है। मसल जो है स्टफ, आप किसी एक बाजू से पकड़ के पेशेंट को उठाएंगे उसकी पूरी बॉडी उसके साथ आ जाएगी। फिर इसको कल हमने डिस्कस भी किया था कि कौन सी डिजीज है जिसमें हम पेशेंट को डार्क रूम में रखते हैं, रोशनी, फोटोलाइट ट्रिगर करवाती है, फिट्स करवाती है उस पेशेंट में। प्लेग, यर्सेना पेस्टिस, गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया। गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेफालिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेफालिस का ट्रेपोनेमा प्लेडियम, ट्रेपोनीमा प्लेडियम
causative agent of syphilis. Syphilis and gonorrhea are the STD. Salmonellosis, salmonic enteritis, सल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड को सल्मोनोसिस भी कहा जाता है, इंटेरिक फीवर भी कहा जाता है। अगर आपको डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएं तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकेंगे। उसके बाद है हमारे पास वायरल डिजीजेस, कॉमन वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज में क्या होते हैं, ये काज्ड बाय किससे होती हैं, अल्टीमेटली जैसे बैक्टीरियल डिजीज आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, सेम लाइक वायरल डिजीज आर काज्ड बाय वायरसेस। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि वायरस जो है वो मल्टी सेल्युलर है, मोनोसेल्युलर है, असेल्युलर है या नॉन सेल्युलर है। एक्चुअली वायरस जो है किसी भी किंगडम, जो 5 किंगडम है, किसी से भी बिलोंग नहीं करते। ये एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं। ये जब होस्ट से बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, जब होस्ट के अंदर आ जाते हैं तो लिविंग हो जाते हैं। होस्ट के बाहर इनकी नॉन लिविंग इसलिए कि होस्ट के बाहर जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते, ये ज्यादा नहीं हो सकते। मगर जब ये होस्ट में आ जाते हैं, वायरसेस आर द मेन पैरासाइट्स, क्योंकि ये खुद कहीं पे भी सरवाइव नहीं कर सकते, मगर होस्ट पे सरवाइव करते हैं, होस्ट को डैमेज भी करते हैं, होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं, होस्ट से फूड भी लेते हैं, और होस्ट को नुकसान भी देते हैं। डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस काज करते हैं। कॉमन कोल्ड है, जैसे हेपेटाइटिस है, बहुत सारी और सी, HIV है, वायरस है, चिकन पॉक्स है, हर्पीज है, हर्पीज जूस्टर, हर्पीज सिंप्लेक्स, इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है, मीजल है। ये सारे जो है वायरल डिजीजेस हैं। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आप इसे देखेंगे। एक स्ट्रक्चर है HIV वायरस का, दूसरा है बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, एक्चुअली बैक्टीरियोफेज एक वायरसेस ही होते हैं जो के किसी बैक्टीरिया में जेनेटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और वो जेनेटिकल इंजीनियर करके, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन हम बनाते हैं, तो इंसुलिन जो थे वो जेनेटिकल इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करवाई जाती है। उससे पहले 90s में या उससे भी पहले इंसुलिन जो प्रोड्यूस करवाई जाती थी वो पेनक्रियाज ऑफ काउ एंड अदर बोवाइन एनिमल से, बोवाइन एनिमल से वो जो है प्रोड्यूस। मगर अब क्योंकि जेनेटिकल इंजीनियरिंग जो है बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, तो इंसुलिन जो प्रोड्यूस होती है वो दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख सकेंगे कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। अब HIV के आप फर्स्ट पोर्शन में देखेंगे, जो गोल दायरा है ये इसका कैप्सूल है, कैप्सिड, जो उस वायरस को प्रिवेंट करता है, उसका जो जेनेटिकल मेकअप है, प्रोटीनिक मेकअप है अंदर, उसको महफूज रखता है। उसके बाद उसके अंदर जो है DNA है, DNA है, जेनेटिकल मटेरियल है, देन इनवेलप है जिससे वो कवर्ड है उस इनवेलप से, और उसके बाद वो इनवेलप प्रोटीन है। प्रोटीन्स जो है आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये उसे डिफेंस करवाती हैं।
देन उसके पास एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिकल एंजाइम होते हैं, जहां पे भी वो जाते हैं तो वहां पे डैमेज करना शुरू कर जाते हैं। और 7 नंबर पे इसकी आरएनए, जो इसका जेनेटिकल मेकअप है। तो या तो हमारे वायरस जो होते हैं वो डीएनए होते हैं, या तो फिर आरएनए होते हैं। आरएनए देखें सिंगल स्ट्रैंड है, यहाँ पे आप मेरे एरो को देख सकते होंगे कि ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। और डीएनए देखेंगे ये डबल स्ट्रैंड है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो डीएनए में डबल जो है हाइलेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है पार्ट जो है ओवरलैपिंग करते चलते हैं। कॉमन डिजीजेस में हम बहुत बार इनको डिस्कस करके आए कि मीजल, मीजल का पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पैरामाइक्सो वायरस, आरएनए वायरस है ये, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज। वैक्सीनेशन इसकी मीजल की 9th और 15 मंथ में होती है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसे कहे, हीमोफिलस की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से, और इसका इंक्यूबेशन 1 to 4 डेज होता है। एक्चुअल इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? एक्सपोयर टू इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम। आपको उसका जरासीम का सामना हुआ और उसके एक पहला सिम्टम जाहिर होने के बीच में, ये जो पीरियड है इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स पे और स्मॉल पॉक्स पे हम डिस्कस करके आए थे, और मीजल पे। चिकन पॉक्स पे बहुत सारे पस्ट्यूल्स बॉडी पे होते हैं, पस फॉर्मेशन होती है उनमें। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वेर्सिला जूस्टर, वेर्सिला जूस्टर जो है कॉजेटिव एजेंट है चिकन पॉक्स का, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 17 डेज। स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो गई है अब। इस पे जो है WHO ने ये दे दिया है कि ये डिजीज जो है अब खत्म हो चुकी है। 1978 में डिजीज का केस मिलना शुरू खत्म हो गए, और फिर 1980 में WHO ने ऐलान किया कि ये डिजीज अब दुनिया में नहीं है, किसी पेशेंट को अब नहीं होती। मम्प्स, मम्प्स पे पेरोटाइटिस हम पढ़ के आए, मम्प्स पे डिजीज डिस्कस करके आए। पैरामाइक्सो आरएनए वायरस होते हैं इसके, और 2 to 3 वीक्स जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पोलियो वायरस, पोलियोमाइलाइटिस पे हमारा कल भी डिस्कस हुआ था, तो पोलियो वायरस का नाम है, इसे एंटेरो वायरस, आरएनए एंटेरो वायरस भी कहते हैं। एड्स और एचआईवी पे भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। हेपेटाइटिस पे भी हम डिस्कस करके आए हैं, हेपेटाइटिस A B C D E। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस डी है तो इट मीन्स उसे पहले हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस बी होने के बाद हेपेटाइटिस डी होता है अगर वो अनट्रीटेड रहे तो। इनके रूट, हेपेटाइटिस ए का फिकोरल रूट, हेपेटाइटिस बी का पेरेंट्रल रूट, हेपेटाइटिस सी का पेरेंट्रल एंड सेक्सुअल रूट, हेपेटाइटिस डी का पेरेंट्रल ट्रांसमिशन होती है, और हेपेटाइटिस ई की जो है सेम फिकोरल होती है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू भी एक डिजीज है जो काज होती है वायरस के थ्रू। H1N1 बैक्टीरिया, H1N1 बैक्टीरिया, जिसे पिग बिल्यू, स्वाइन फ्लू डिजीज को पिग बिल्यू डिजीज भी कहा जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 डेज, 1 to 3 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। कॉमन वायरसेस में देखें, कॉमन कोल्ड रेहिनो वायरस की वजह से होता है, जैसे हम डिस्कस करके आए थे कि रेहिनो रिया, रेहिनाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ नोज। तो कॉमन कोल्ड में नोज का जो रेहिनो रिया होता है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से दिया गया है, रेहिनो वायरस। स्मॉल पॉक्स का वायरुला वायरस, रेबीज, डार्क बाइट, लाइसा वायरस या रेबीज वायरस उसे कह सकते हैं। देन इसमें फोटोफोबिया हम डिस्कस कर, हाइड्रोफोबिया हम डिस्कस करके आए थे कि पानी से उसे डर लगता है। हेपेटाइटिस ए वायरस B C D E। मीजल जो है रुबेला वायरस की वजह से होती है, रुब्यूला वायरस। मीजल इज काज्ड बाय रुब्यूला वायरस। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस का नाम है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी वायरस का नाम है। इंसेफेलाइटिस हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। मप्स पैरामाइक्सो वायरस की वजह से। हम इन्हें रिपीटेडली डिस्कस करके आए हैं। जूनोटिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? जूनोटिक डिजीज वो डिजीज जो जानवरों से इंसानों में फैले, या इंसानों जो
ह्यूमन है वहां उनमें से फिर जाए जानवरों में हो, तो इसको भी जूनोटिक कहेंगे। जूनोटिक का जो सिंपल ह्यूमन में अगर हम डिजीज में पढ़े तो एनिमल से, इंसेक्ट से जो डिजीज ट्रांसफर हो ह्यूमन में उसे जूनोटिक डिजीज जो है कहेंगे। उसमें जूनोटिक डिजीज जो है कॉमन बहुत सारी, हम उन पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पे। तो जूनोटिक डिजीज जो है उनमें हमारी मलेरिया भी जूनोटिक डिजीज है, क्योंकि उसका कोई इंसेक्ट है जो उसका वेक्टर है, एनाफेलिस। इसी तरीके से और भी डिजीज है जो दूसरे जानदारों से, इवन दो आप ट्यूबरकुलोसिस को भी जूनोटिक डिजीज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काउ केटल मिल्क वगैरह से भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो जूनोटिक डिजीज जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, पैरासाइटल, प्रोटोजुअल भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी डिजीज, जो भी डिजीज है जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो उसे जूनोटिक डिजीज कहेंगे। 1959 में डब्ल्यूएचओ ने जूनोटिक की एक डेफिनेशन बताई थी। those diseases and infections which are naturally transmitted between vertebrate animals and men। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एनिमल से मेन में जो डिजीज ट्रांसमिट हो ऐसी डिजीज को जूनोटिक डिजीज कहेंगे। डब्ल्यूएचओ ने 6 जुलाई को जूनोटिक डिजीज अवेयरनेस के डे करके सेलिब्रेट करती है। 6 जुलाई, अवेयरनेस ऑफ जूनोटिक डिजीजेस। ऐसी डिजीज जो जानवरों से होती है उनसे अवेयरनेस, उनसे बचाव के उपाय, जिसमें देखिए रेबीज है। रेबीज किससे होती है? डॉग बाइट से होती है, या जितने भी वार्म ब्लडेड वर्टिब्रल एनिमल हैं उससे भी ट्रांसमिट हो सकती है रेबीज। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 to 8 वीक होता है, और इसका जो वेक्टर है वो डॉग, जेकाल, गिदड़, वोल्फ, केट, मॉन्की। इवन दो आपके डोमेस्टिक एनिमल हैं, अगर आपको गाय वगैरह कोई काऊ उसका काट देती है, डोंकी वगैरह कोई भी, तो उसके लिए वैक्सीन जो है रेबीज की लगवाना लाजमी है। डेंगू फीवर को हमने कल भी डिस्कस किया कि 4 इसकी स्पीशीज हैं और ये करता है, ठीक है। इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। Which of following is the ब्रेक बोन फीवर? द डेंगू वायरस इज द ब्रेक बोन फीवर। जीका वायरस, जीका वायरस जो है उसका भी जो कॉजेटिव एजेंट है डेंगू का और जीका का, दोनों का जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है? एडीज इजिप्टी एज अ वेक्टर है इसकी। उसके अलावा जीका वायरस, अगर मदर प्रेग्नेंट हो और उसको जीका इन्फेक्शन हुआ हो तो बच्चा पैदा होगा वो माइक्रोसेफली होगा। माइक्रोसेफली आप किसे कहेंगे? जिसका माथा जो हो, हेड जो हो वो स्मॉल हो, उसे माइक्रोसेफलिस या माइक्रोसेफली कहेंगे। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो है वो जॉइंट पेन होता है, उसमें हेडेक होती है, नोजिया और रेड स्पॉट होते हैं बॉडी पे। ये बहुत खतरनाक डिजीज है, बहुत नुकसान करती है, और डेथ काजिंग भी इसमें बहुत सारे होते हैं चिकनगुनिया में। मलेरिया पे हम डिस्कस करके आए हैं, उस पे डिस्कस नहीं करते आप। प्रोटोजुअल डिजीज, प्रोटोजुअल डिजीज जो है वो मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर या हेटरोट्रॉफिक पैरासाइट से हो सकते हैं, जिसमें एंटेमोबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम वगैरह आ जाती हैं। प्रोटोजुअल डिजीज में इंटेमोबा हिस्टोलाइटिका, जिसे अमेबियासिस करते हैं फिकोरल रूट से, जॉर्डिया, प्लाज्मोडियम, लेशमेनियासिस जो सैंड फ्लाई उसका वेक्टर है, ट्राइकोमोनास विजेनिलस, ट्राइपोसोमल ब्रूसी और गेम्बियंस। स्लीपिंग सिकनेस काज करती है, सेड से फ्लाई इसका जो है वेक्टर है। क्रिप्टोस्पोरिडियम और टोक्सोप्लाज्मा गोनेडी, ये बहुत खतरनाक जो है पैथोजन है प्रोटोजोआन का।